गोबरू और गुबरैले। बड़े बाबू हमारे मोहल्ले के रत्न हैं। बैंक से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने घर के बैठके में स्टेशनरी की एक छोटी सी दुकान खोल ली है। वहीं बैठे बैठे मानव चरित्र का अध्ययन करते हुए वह दिन भर अपनी समझ के जाल में फिलॉसफी की मछलियां फंसाया करते हैं। छठे छमासे जब कोई बड़ी समस्या आन पड़ती है तब शाम को वह मेरे पास आकर उसका समाधान खोजते हैं। एक दिन आए, बोले, पंडित जी, एक बड़ी भारी धार्मिक समस्या कई दिनों से मुझे हैरान कर रही है। जरा उसका फैसला चाहता हूँ आपसे। बड़े बाबू का दर्शन औरों के दर्शन से जुदा है, इसलिए उनका समाधान करने में मुझे बड़ा सुख मिलता है। कहने लगे, पंडित जी, हमारी इंडिया के स्वतंत्र होने के ज़माने से घर घर सातों जगत में, नगर देहातों में, सब जगह ब्याज कारज में 12 घंटों तक फिल्मी गानों का लाउड स्पीकर अवश्य बजता हैगा। ये तो आपने भी मार्क किया होगा। जी हाँ बड़े बाबू, बात तो ठीक है आपकी। तब तो ये भारत संस्कृति की बात हो गई है ना पंडित जी। घर में गणेश जी और घर के दारे पे लाउड स्पीकर, माने 100% इंडियन कल्चर। ठीक है बड़े बाबू। और ब्याह कारज के बाद घर में हिजड़े नचाना भी भारतीय संस्कृति है। इसके माने ये भय कि दाएं लाउड स्पीकर, बाएं हिजड़े और बीच में श्री गणेशा नमो नमः। दैट इज आवर इंडियन कल्चर। मुझे बड़े बाबू की इस इंडियन कल्चर को भी स्वीकार करना ही पड़ा। बड़े बाबू मेरे समर्थन से संतुष्ट हुए, बोले, मुझे इस बात का पक्का भरोसा था कि भारतीय संस्कृति की इस बारीकी को और कोई समझे या ना समझे, आप अवश्य समझ जाएंगे। लेकिन जो समस्या है पंडित जी, वह तो अब आती है, यानी कि गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि को तलाक दे दिया है। यह आपने कैसे सोचा बड़े बाबू? सीधी बात है, गणेश जी के दाएं बाएं पहले रिद्धि सिद्धि विराजती थी और अब लाउड स्पीकर और हिजड़े विराजते हैं। इसके माने तो यही भय कि इन दोनों के लिए गणेश जी ने उन दोनों को तलाक दिया होगा। रिद्धि सिद्धि को तलाक देने का प्रमाण भी उन्होंने वर्तमान भारत की दरिद्रता और बढ़ती बेकारी से दे दिया। यही नहीं, बड़े बाबू ने यहाँ तक सिद्ध किया कि गणेश जी अब बेसुरेपन और नपुंसकता ही को आधुनिक भारतीय संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। इसलिए हमें इन्हीं दो आदर्शों पर चलना चाहिए। यही गणेश जी की इच्छा है। बड़े बाबू की इस बात के उत्तर में मैं न हाँ कह सका और न ना ही। मेरे पशु पेश को देखकर बड़े बाबू ने कहा, जरा गहरा विचार करना पड़ेगा आपको। मुझे भी गणेश जी की इच्छा समझने में 7-8 रोज लग गए थे। इसके बाद उन्होंने समझाया, जनवरी की 17 तारीख से लेकर 31 तारीख के अंदर हमारे मोहल्ले में 10 लड़के ब्याहने के लिए आए। 3 बहुएं ब्याह करके आईं, 4 बटकों का जनेऊ और 1 का मुंडन हुआ। इस प्रकार 14 दिनों के भीतर 28 बार लाउड स्पीकर बजा। 10 घरों में 12 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 2-2 दिन, बाकी जगह 1-1 दिन। किसी किसी दिन मोहल्ले में 3-3, 4-4 घरों से लाउड स्पीकर एक साथ बजे। जनेऊ वालों की लता मंगेशकर ने ब्याह वालों की लता मंगेशकर का गला काटा और मुंडन वाले रफ़ी ने नई बहुओं वाले घरों से रफ़ियों के गले रेते। एक भी गाना समझ में ना आया। उन्हीं दिनों लाला गोबरू शाह की श्री रघुनाथ हवेली में प्रति पखवाड़े होने वाला अखंड रामायण पाठ भी
24 घंटे तक गरमाया भुभुआया। हर लाउडस्पीकर बेसुरा और घबराहट भरा। इस बेसुरेपन को हर शख्स बढ़ावा दे रहा है। शोर ही सफलता की निशानी बनकर फैल रहा है। और बड़े बाबू के मतानुसार संगीत और शांति, यह दोनों विशेषताएं अब भारतीय संस्कृति का अंग नहीं रही। बदलते जीवन के संदर्भ में यह दर्शन खासा फिट बैठता है। इससे मैं भला क्यों कर इनकार कर सकता था। यहाँ तक तर्कों के किले जीतने के बाद बड़े बाबू ने जोश में आकर पलथी बदली और कहने लगे, बस पंडित जी, अब मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। खाली मेरी एक स्कीम पास कर दीजिए तो गाड़ी चल पड़े। वो स्कीम ये है कि बेसुरे लाउड स्पीकरों का एक अखिल भारतीय कंपटीशन कराया जाए और जो अव्वल नंबर बेसुरा होए उसे एक राष्ट्रीय औरंगजेब पुरस्कार हर साल दिया जाए। इससे गणेश जी खुश होंगे, भारतीय संस्कृति की भी उन्नति होगी। बड़े बाबू की इस दार्शनिक योजना को सुनकर मैं सन्न रह गया। डर लगा कि कहीं वह हिजड़ों के नाच को भी लोक नृत्यों में शामिल करने की दूसरी योजना न पेश कर दें। मैंने चट से कहा, बड़े बाबू, योजना तो आपकी बड़ी अच्छी है, बस खराबी यही है कि इससे पॉलिटिशियनों को डा होगा। वे कहेंगे कि क्या लाउडस्पीकर हमसे भी बेसुरे हैं जो उन्हें पुरस्कार अधिक दिया जाए। आपकी इस बात पर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं था। हमारे पॉलिटिशियन लाउडस्पीकरों से ज़्यादा बेसुरे हैं, मगर उनके इनाम की योजना में मैं तो शामिल किया नहीं जाऊंगा। इसलिए यह स्कीम ही फेल किए डालता हूँ। अब किसी और तरीके से भारतीय संस्कृति की उन्नति करूंगा। कहकर वह गंभीर विचार मग्न मुद्रा में चले गए। फरवरी के महीने में हमारे मोहल्ले में एक ही मांगलिक कार्य हुआ, इसलिए फिल्मी लाउडस्पीकर भी एक ही बार बजा। परंतु गोबरू साहू की श्री रघुनाथ हवेली में इस बार एक ही पखवाड़े में 4 अखंड रामायणें हुई। लाला गोबरू को अखंड रामायणों का इश्क है। हर पखवाड़े की नौमी को तो गोबरू साहू 24 घंटे की अखंड रामायण कराते ही हैं। इसके अलावा वह जितनी मनौतियाँ मांगते हैं उतनी अखंड और कराते हैं। उनकी हवेली में 4 दिशाओं में लाउडस्पीकर स्थायी रूप से लगे हुए हैं। लाला गोबरू के लाउडस्पीकरों से मोहल्ले में बहुतों को शिकायत है। 10-5 पर हुज्जतें भी हो चुकी हैं, मगर राम नाम का झंडा उठाकर गोबरू साहू को डपट देते हैं। इस बार कुछ लड़कों ने आपत्ति की। यह उनकी पढ़ाई के दिन थे। मार्च-अप्रैल में परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूली छात्रों ने कहा कि जनवरी के 15 दिन शादियों में डूबे। अब रामायण उनकी लुटिया बोल रही है। लाला गोबरू से कहा गया कि आप अखंड रामायण चाहे जितनी करें, बस लाउडस्पीकर का प्रयोग ना करें। गोबरू बोले, ये कैसे हो सकता है? धर्म का मामला है, राम जी का जस फैलता है। उनसे कहा गया कि राम जी का जस तो ऐसे ही फैला हुआ है, उन्हें लाउडस्पीकरों के सहारे की आवश्यकता नहीं है। लाला बोले, लाउडस्पीकर हमारे धर्म का अंग है। मगर पहले तो लाउडस्पीकर नहीं था, फिर वो धर्म का अंग कैसे बना? इसके अलावा वो विलायती वस्तु है। राम नाम का प्रचार उसके द्वारा नहीं होना चाहिए। लाला ने जवाब दिया, छापा खाना भी विलायत से आया। जब उसमें रामायण छप सकती है तब लाउड स्पीकर पर प्रसारित भी हो सकती है। धारयति धर्म शास्त्र का वचन है। पब्लिक ने लाउड स्पीकर को धारण कर लिया है, इसलिए अब वह धर्म का अंग है। गोबरू साहू के इस तर्क की बड़ी चर्चा फैली। इसके साथ ही यह भी सुनाई दिया कि लड़के लाला के लाउडस्पीकर तोड़ेंगे। यह सुनकर मैंने सोचा कि अब मोहल्ले में उत्पात होकर ही रहेगा। इस चिंता ने मुझे दुखी भी किया। गोबरों की हठधर्मी से सभी नाराज थे।
लड़कों से सभी को सहानुभूति थी। जब पखवाड़े की चौथी अखंड रामायण शुरू हुई तब लड़कों ने गोबरू की हवेली में घुसकर माइक्रोफोन तोड़ डाला। उनके आक्रमण से रामायण पाठ भी खंडित हुआ। लाला धर्मांध हो गए। पुलिस कचहरी में रिपोर्टें हुई, अखबारों में लड़कों और समाज के चंद स्वार्थियों की नास्तिकता पर संपादक के नाम पत्र छपे। लाला ने पर्चे छपाकर बंटवाए। लिखा कि अभी इन लड़कों ने अंग्रेजी के साइन बोर्ड तोड़कर सरस्वती जी का अपमान किया और अब राम जी का लाउडस्पीकर तोड़ते हैं। इस अधर्म को रोकना चाहिए। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि लड़कों के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी लोगों को उनका गोबरू हवेली पर हमला करके अखंड रामायण पाठ का खंडन करना उचित नहीं लगा था। सभी ने उसकी भर्त्सना की थी। लड़के मन ही मन कुड़मुड़ाकर रह गए। उधर लाला गोबरू ने रामायण पाठ खंडित हो जाने के प्रायश्चित स्वरूप 1 मास तक अखंड रामायण कराने की घोषणा की। शहर के अखंड रामायणियों के अलावा सीतापुर, कानपुर, बाराबंकी और अयोध्या के अखंड रामायणी भी बुलाए जाएंगे। एक ब्राह्मण को अपनी कोठी के माइक्रोफोन पर बिठलाकर दिन भर यह ऐलान कराना भी आरंभ कर दिया। लड़कों का छात्र तेज कंडों की धूनी की तरह अंदर ही अंदर सुलगने लगा। एक दिन शाम को अपना हुक्का लिए हुए बड़े बाबू मेरे यहाँ आए। बोले, पंडित जी, भारतीय संस्कृति की उन्नति करने का एक आइडिया हमारे मन में आया है। बस उसके ऊपर आपकी मुहर लगवाना चाहता हूँ। हाँ हाँ बड़े बाबू, शौक से आइडिया सुनाइए, मुहर लग जाएगी। बड़े बाबू बोले, गोबरू साहू का मंझला लड़का गुबरैला है, आपको मालूम है ना? गुबरैला क्या बड़े बाबू? अरे वही लड़के जो आंखें ढकने वाली फैशन के बाल रखते हैं, अंग्रेजी गाने गाते हैं, वही टिंगो डिंगो जिंगो के पुजारी। हाँ हाँ, बीटलवादी। क्या अपने गोबरू का लड़का बीटल? एक वही नहीं, अपने मोहल्ले में अब 10-12 लड़के हैं, अपने आप को गुबरैला गायक कहते हैं। सो हमने गोबरू के लड़के रामनिवास से कहा कि बेटा, बाप को गालियां देने से कोई लाभ नहीं। वो अखंड रामायण पाठ से भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, तो तुम लोग अखंड गुबरैला पाठ करो, वह भी तो अब भारतीय संस्कृति ही है। बीटल संगीत भारतीय संस्कृति कैसे हो गया बड़े बाबू? सीधी बात है पंडित जी, अगर गुबरू का लाउड स्पीकर हमारे धर्म और भारतीय संस्कृति का अंग है तो गुबरैला संगीत क्यों नहीं? रेल, मोटर, रेडियो, लाउड स्पीकर, कोट पतलून, जब ये सभी विलायती संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई, तब गुबरैलों ने ही क्या पाप किया? अरे जो धारो सो धर्म, उस दिन गुबरू शाह ने यह शास्त्र का प्रमाण दिया तो था। बड़े बाबू का यह तर्क अकाट्य था। उनके तर्क प्रकाश में मैं भारतीय संस्कृति के विकास की संभावनाओं पर विचार करने लगा। बड़े बाबू बोले, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता। जरा गौर से देखिए पंडित जी, हमारी भारतीय संस्कृति के माने क्या अखंड पाठ? बस वह अखंड पाठ कभी रामायण का होगा और कभी बीटियों का। एकता में अनेकता आ गई कि कुछ झूठ कहता हूँ पंडित जी? नहीं साहब, बात आपकी बड़ी पक्की है बड़े बाबू। बस आपत्ति यही है कि तुलसीदास की रामायण से आप गुबरैले गीतों की टक्कर कराएंगे। बड़े बाबू गंभीर होकर बोले, पंडित जी, आप ये ना भूलिए कि बात धर्म की है। गुबरू शाह ने बताया था कि जो धारे सो धर्म। हम रामायण को धारते हैं
और नए लोग गुबरैले गीतों को। और धर्म ही असली भारतीय संस्कृति है, चाहे वो कोई सा भी हो। इस प्रकार धार्मिक मोर्चे पर हमें लाजवाब करके संतोष से हुक्का गुड़गुड़ाकर बड़े बाबू मतलब की बात पर आए। बोले, उस बार तो हमारी राष्ट्रीय औरंगजेब पुरस्कार की स्कीम आपने नापास कर दी थी, सो हम चुप बैठ गए थे। मगर इस बार हमारी स्कीम बड़ी सॉलिड है पंडित जी, कोई पॉलिटिशियन इसमें भांजी मार ही ना सकेगा। बस आप हिंदी में एक अच्छा सा मजमून हमें लिख दीजिए कि भारतीय संस्कृति की उन्नति करने के लिए परसों से हमारे घर में अखंड बीटिल पाठ बैठेगा। ये लड़के उसे छपवा के सारे शहर में बांट आएंगे। हम भी बड़े बाबू की भारतीय संस्कृति की मौज में आ गए। हमारा समाज जब एक लय एक सुर में नहीं बनना चाहता और भारतीय संस्कृति के नाम पर सभी बेसुरे होकर अपने आप को समाज पर आरोपित करने में बढ़ चढ़कर होड़ ले रहे हैं, तो बड़े बाबू की दर्शन धारा में बहना ही एकमात्र उचित कार्य है। संस्कृत के 2-4 श्लोकों के टुकड़े चिपकाकर हमने अखंड बीटिल पाठ का घोषणा पत्र लिख दिया। तीसरे दिन भारतीय संस्कृति का लाउड स्पीकरी गृह युद्ध हमारे मोहल्ले में आरंभ हो गया। लाला गोबरू शाह की श्री रघुनाथ हवेली के आसपास गुबरैले गोबरू नंदन ने कई घरों में लाउड स्पीकर फिट करा दिए। सारे तार बड़े बाबू के बैठके से जुड़े थे और बैठका भीतर से बंद। गोबरू हवेली से रामायण पाठ प्रारंभ हुआ। बड़े बाबू के बैठके से देट बॉय कोरस आरंभ हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, दैट बॉय टुक माई लव अवे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, इफ यू सो लाइक देन होल्ड मी टाइट, लेट मी गो ऑन लविंग यू टुनाइट। गानों के साथ बीच बीच में गुबरैले गायकों की ए हो हा की बेलगाम चीख पुकार भी होती थी। अखंड रामायणियों का रंग उखड़ने लगा। लाला गोबरू नौ हाथ उछलने लगे। इस बार अपने रामायण पाठ की सुरक्षा के लिए उन्होंने पुलिस तक बुला रखी थी, पर वह भी काम न आ सकी। गोबरू साहब बड़े बाबू के दरवाजे पर आकर गरजने लगे, साले धर्म के काम में विघन डालते हैं, हमारे लड़कों को भड़काते हैं। लड़कों ने उन पर अपनी पढ़ाई में विघ्न डालने का आरोप लगाया। लाला ने कहा कि धर्म पढ़ाई लिखाई से बड़ा है। बड़े बाबू भीतर से ही माइक्रोफोन पर बोले कि तभी तो अपने माँ बापों की गाढ़ी कमाई और इम्तहानों की चिंता छोड़कर ये लड़के भी अपना धर्म निभा रहे हैं। बड़े बाबू ने मेरे लिखे घोषणा पत्र से पढ़कर सुनाया, भाइयों, बीटल और हिप्पी सब बड़े धार्मिक होते हैं। योग और भोग की 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच चरस के लप्पों के रॉकेट उड़ाकर ये महान समन्वय धर्मी लोग भारतीय संस्कृति को इंटरनेशनल संस्कृति बना रहे हैं। 20-25 कदम की दूरी पर स्थित 2 धर्मों की लाउडस्पीकरी सेनाओं का घमासान युद्ध हो रहा था। डेमोक्रेसी में यह युद्ध जायज माना जाता है। चुनाव के दिनों में तो जमकर होता है। मेरे घर के नीचे बड़े बाबू के घर के सामने लाला गोबरू साहू, उनके समर्थक और बड़े बाबू तथा उनके बहकाए हुए लड़के आस्तिकता और सामाजिकता के मसलों पर शास्त्रार्थ कर रहे थे। ऐसे शोर में कामकाज भला हो ही कैसे सकता था। लाउडस्पीकर से कोई भी व्यक्ति आज सामाजिक स्वतंत्रता का हनन कर सकता है और उस पर तुर्रा यह कि धर्म और मानवीय भावनाओं की आड़ लेकर कर सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऐसे हामियों के लिए मैं समझता हूँ कि बड़े बाबू का दर्शन आला है। बेसुरेपन को बेसुरापन ही काट सकता है। विष ही विष की औषधि है।
लॉर्ड लिलिथगो का रेडियो। बरसों की बड़ी साध के बाद मेहतरानियों से वसूली हुई रिश्वत की चवन्नी अठन्नियाँ जोड़ जोड़कर पर साल 1 अप्रैल के दिन बालदे व मुंशी राधे रमन साहब एक देसी शलवार रेडियो लाए थे। पूरे 150 का रेडियो खरीदा और एरियल लाइसेंस आदि के लिए 20 रुपए ऊपर से खर्च किए। महीना 15 दिनों तक वह खूब बजा। अड़ोसी पड़ोसियों पर बड़ा रंग गठा कि मुंशी जी लॉर्ड लिलिथगो का रेडियो लाए हैं। यह असल जर्मन शैल्मर है। जब नया था तब 5,000 का था, अब 500 में खरीदा है। वह भी तगड़ी सिफारिश से मिला है। इस तरह की बड़ी बड़ी शेखियां मुंशी और मुंशियाइन ने हाँ की, पर 20-22 दिन भी न बीते थे कि शलवार की बखिया उघड़ने लगी। 2-4 दिन खड़ खड़ सूं किया, फिर बजना ही बंद हो गया। खैर, दुकान वाले ने चूंकि साल भर की गारंटी लिख कर दी थी, इसलिए जाकर बनवा लाए। मगर वह साल में 10 बार बिगड़ा। कभी घर घर, कभी कूं बोलने लगता था। अपने मनोरंजन में तो मुंशी जी को विघ्न पड़ता ही था, ऊपर से घरवाली के ताने और मोहल्ले वालों के मजाक सुनने पड़ते थे। पहले तो शलवार ने विविध भारती और रेडियो सिलोन भी सुनाया, पर बाद में 10 बार ठीक होने पर भी गलियों में मुंशी जी के रेडियो की सुई फिर कभी घूम ही न सकी। आज फिर 1 अप्रैल थी। दिन में जनाना प्रोग्राम सुनाते सुनाते रेडियो बंद हो गया। मुंशियाइन का गुस्सा मन ही मन में 7वें आकाश पर चढ़ गया। शाम को मुंशी जी के घर आते ही उनकी लेदे शुरू हो गई। आदमी अभागा हो तो कोई बात नहीं, पर बेअकल हो तो कैसे निभे। 225 की हाथी जैसी रकम निकल गई और निगोड़े दुकानदार ने ये मरी हत्या हमारे गले मर दी। मगर कौन कहे इनसे। बालदे के मुंशी ठहरे, शहर भर के मेहतरानियों के आला ऑफिसर ठहरे। अभी कुछ कह दो तो 1000 झाड़ुओं से कहने वाले का यूं पिटवा के धर दें। मुंशी जी सांप के सूंघे से गुमसुम बैठे रहे। फिर ताव आया तो रेडियो उठाकर सीधे स्पेस रेडियो के काने मालिक सरदार गुलफाम सिंह से लड़ने चल दिए। सरदार गुलफाम सिंह गरीब शौकीनों के रेडियो विक्रेता थे। 15 रुपए के क्रिस्टल और 80 या 100 सवा तक के हाथ से बने ट्रांजिस्टर तथा सेकेंड हैंड रेडियो बेचते थे। इनके बनाए हुए ट्रांजिस्टर का नाम डार्लिंग रेडियो था और मरम्मत किए हुए पुराने रेडियो नई खोल में शलवार और लाल दुपट्टा के नाम से बिकते थे। मुंशी जी का शलवार, जिसे वे असली मेड इन जर्मनी शैल्मर बतलाते थे, देखने में बड़ा एरिस्टोक्रेटिक था। उसकी शान बान पर रीझ कर ही मुंशी जी ने 150 रुपए खर्च किए थे। होशियारी जतलाने के लिए उन्होंने सरदार जी से 1 साल की गारंटी भी लिखा ली थी। आज जब मुंशी जी ने सरदार जी को 1 साल की गारंटी दिखलाई तो वे बड़ी बेरुखाई से बोले, गारंटी का 1 साल पूरा हो गया जी, अब मरम्मत के पैसे पड़ेंगे। पूरा हो गया? आज 1 तारीख है। तो मैं कब नाही करता हूं कि नहीं है। तब फिर क्या मुंशी जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट का कानून जानते ही होंगे कि 1 अप्रैल का साल 31 मार्च को पूरा हो जाता है। आज तो नए साल का नया दिन है जी, 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल? तो मूर्ख बनाने के लिए मैं ही मिला हूं आपको। हुज्जत शुरू हो गई। मुंशी जी को मेहतरों से दिन भर हुज्जत करने का अभ्यास था और सरदार जी धोबी, नाइयों और लोअर मिडिल क्लास के शिकायती ग्राहकों से लड़ने के आदी थे। दोनों अपनी अपनी कहते रहे। तीसरे ग्राहक ने समझावन बुझावन करते हुए कहा,
अरे, इतनी देर में तो आप मुंशी जी का रेडियो ठीक भी कर चुके होते सरदार जी। बेकार की हुज्जतबाजी में क्या रखा है? मगर कुछ भी कह लीजिए, इस रेडियो की बाड़ी बड़ी शानदार है मुंशी जी। ऐसी तो अब देखने को भी नहीं मिलती। सरदार जी को शह मिली। बोली, माशे जी, ये शलवार सन 31 का मॉडल है। अपनी ओल्डर इंडिया में एक वायसराय थे जी, लॉर्ड लिलिथगो। उन्हें साड़ियों का शौक था और रेडियो का। जर्मनी से खास उनके लिए ये बनकर आया था जी। ओरिजिनल में 8 वाल्व का सेट था जनाब। इन्होंने कहा कि गरीब आदमी हो सरदार जी। मैंने भी हमदर्दी से काम लिया। 150 रुपए में 4 वाल्व का बना के दे दिया। कौन आज देगा? सरदार जी की बात सुनकर ग्राहक ने हंसकर कहा, जब आपने 8 के 4 वाल्व कर दिए तो इसका नाम शलवार क्यों रखा? हाफ पैंट रखते। खैर, अब इसे ठीक कर दीजिए, नहीं तो बालदे के मुंशी जी आपकी गली का मेहतर बंद कर देंगे। लाउड स्पीकर का तार अलग हो गया था। सरदार जी ने उसे झाल दिया और मुंशी जी को यह समझा दिया कि हाथ की भलाई अक्सर खुल जाती है, लेकिन इससे परेशान नहीं होना चाहिए। जब रेडियो रुक जाए तो धीमे से उसे एक चपत मार दीजिए, चलने लगेगा। फिर दर्शन भी समझा दिया कि गरीब मजदूर लातों के देव होते हैं, बातों के नहीं। और यह रेडियो भी मजदूर रेडियो है। अरे सुनती हो, जरा रेडियो को चपत तो मार दो एक। मुंशी खाट पर लेटे हुए सुबह का बासी अखबार पढ़ रहे थे और मुंशियाइन रेडियो से जरा दूर पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। यह एक काम और बढ़ गया है मरा। चल चल बेशरम। रेडियो चपत खाकर फिर चालू हो गया। मगर मुंशी जी को अपनी पत्नी के द्वारा इतनी जोर जोर से उसे चपते मारना खल गया। बोले, अरे इतनी जोर से न मारा करो, पुरानी मशीन है, बिगड़ गई तो हम इतने मनोरंजन से भी हाथ धो बैठेंगे। मुंशियाइन झुंझला उठी। कहा, मरा तुम्हारा मनोरंजन, इसमें विविध भारती तक तो आता नहीं कि 4 फिल्मी गाने सुनने को मिलते। जब देखो तब शास्त्रीय संगीत निगोड़ा। मुंशी जी को भले ही शास्त्रीय संगीत ना आता या सुहाता हो, पर जब उनका रेडियो सिर्फ वही सुना सकता है तो मजबूरी में उन्हें वही प्यारा भी लगता है। वे रौब से घुड़क कर बोले, शास्त्रीय संगीत का मजाक उड़ाती हो? तुम्हें समझ भी है? मुझे तो खैर नहीं है, पर क्या तुम्हें है समझ? ओह, शास्त्रीय संगीत कैसा मीठा, कैसा राग भरा, वाह वाह। अच्छा, तो बताओ यह कौन सा राग है? ये आदिताल में झंझोटी का मारू बिहाग राग भीम पलासी गा रहा है। वाह, आहा हा हा। गाना खत्म हुआ। अनाउंसर ने बतलाया कि निसार खां गौड़ सारंग सुना रहे थे। मुंशियाइन हंस पड़ी। बोली, अब बोलो, कहाँ गई तुम्हारी संगीत की समझ? गौड़ सारंग को निगोड़ी झिंझोटी बताते थे। मुंशी जी तप गए। मुंशियाइन भी उन्हें तपाने के मूड में आ गई, पर इतने में ही मुंशी जी का ध्यान रेडियो के गूंगेपन पर गया। बिगड़ना छोड़कर पत्नी से कहा, चपत चपत जल्दी से लगा तो दो, एक दो। पत्नी ने उठकर रेडियो को चपत मारी। ना बजा तो मुंशी जी घबराए। कहा, एक चपत और मारो, जरा धीरे से, भाई मशीन है। अरे क्या बात है, फिर मारो चपत। आज तो रेडियो चलना ही चाहिए, अभी बजट सुनाया जाएगा। पत्नी ने लगातार 5-6 चपतें मारी। रेडियो थोड़ा खड़खड़ा कर रह गया। मुंशी जी हड़बड़ा कर उठे, रेडियो की सुई इधर उधर घुमाकर फिर से ठिकाने पर लगा दी। ऊपर चपतें मारी, अगल बगल ढोलक की तरह से उसे पीटा। रेडियो चलने लगा। फिल्मी गाने का प्रोग्राम आ रहा था। मुंशियाइन मगन हो गई। बोली, ऐ है, मेरा फरमाइशी गाना है। हाय निगोड़ा मुखड़ा तो सुनने को मिला ही नहीं। रेडियो के चल पड़ने से
मुंशी राधे रमन का जी हरा भरा हो गया था, इसलिए पत्नी की बात का रसीला उत्तर दिया। बोले, अरे फरमाइशी मुखड़ा कहीं आसानी से दिखाई पड़ता है? याद करो, सुहाग रात में तुम्ही ने अपना मुखड़ा दिखाने में कितनी हीलो हुज्जत की थी। इससे पहले कि मुंशियाइन कुछ जवाब देती, दरवाजे पर दस्तक पड़ी। अजी मुंशी जी सो गए क्या? रेडियो तो बज रहा है अभी। अरे यह तो चड्ढा जी पुकार रहे हैं। चड्ढा जी अकेले नहीं, अपने साझीदार लाला भगवान दास के साथ रेडियो पर बजट का ब्यौरा सुनने के लिए आए थे। मुंशी राधे रमन को अपने रेडियो पर अभिमान हुआ। गरीब गुरबे अड़ोसी पड़ोसी तो रेडियो सुनने के लिए अक्सर ही आया करते थे, मगर आज उनका शलवार और शैलमर 31 मॉडल एक नहीं दो लखपतियों को आकर्षित कर लाया था। यह अभिमान मुंशी जी के मन में चंद सेकंड भी चैन से न टिक पाता था कि रेडियो के ठप हो जाने का भय उन्हें सता उठा। मौके पर रेडियो को चपत मारने के लिए वे पहले से ही सावधान होकर उसके पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गए। खबरें ब्रॉडकास्ट होने में अभी 3-4 मिनट बाकी थे। इधर उधर की एक आध बात करके भगवान दास बोले, आपका रेडियो देखने में तो बड़ा शानदार है मुंशी जी, पर पुराना लगता है। सेकंड हैंड लिया था क्या? सेकंड हैंड की बात मुंशी जी ने जरा नाक सिकोड़ कर स्वीकार की। बोले, हाँ है तो सेकंड हैंड ही, मगर शैलमर है, शैलमर 31 मॉडल, मेड इन जर्मनी। यानी वह जर्मनी जबकि वहाँ का स्टैंडर्ड एकदम टॉप मोस्ट था। ये चीज़ तो अब देखने को भी नहीं मिलती लाला जी। यह तो कहिए कि तकदीर थी जो ये मिल गया मुझे। तारीफों का पहला दौर खत्म भी न हो पाया था कि रेडियो में खरखराहट शुरू हो गई। मुंशी राधे रमन का दिल धड़क उठा। धीमे हाथ से वे रेडियो पर ताल देने लगे। रेडियो रुकने ना पाया, चलता रहा। मुंशी जी की जान में जान आई, मगर आकर 1 मिनट बाद फिर लौट भी गई। रेडियो बजते बजते रुक गया। मुंशी जी धर्म संकट में पड़ गए। बाहर वालों के सामने रेडियो को आखिर चपतियाते भी तो क्यों कर। कुछ न सूझा तो शलवार पर अपना पंजा इस तरह से पटका कि मालूम पड़े कि हाथ धोखे से रेडियो पर गिर पड़ा है। इस चपत ने रेडियो को बजने के लिए मजबूर तो अवश्य किया, पर सीटियां बजने लगी। मुंशी जी उबल पड़े। जो गालियां अक्सर वे अपने मातहत मेहतर मेहतरानियों को दिया करते हैं, उन्हीं में से एक शलवार के लिए भी निकल पड़ी। मेहमानों का ध्यान बिसार कर उन्होंने एक जोर का तमाचा रसीद किया। मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। ऐसा लगता था कि मानो मशीन गने दागने वाली एक पूरी बटालियन ही शलवार के अंदर घुस गई हो। चड्ढा जी ने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ हो गया मुंशी जी? नहीं, अभी ठीक हुआ जाता है। मगर मरने वाले आदमी के गले की तरह शलवार और शैलमर रेडियो घर घर आता ही रहा। भगवान दास अकुला कर बोले, खबरों का टेम तो हो गया, चड्ढा जी कहीं बजट निकल ना जाए। मुंशी जी ने झुंझलाकर जोर से चपत मारी। रेडियो को मानो शर्म आ गई, खट से चल पड़ा। अब आप बजट सुनिए। खर लोकसभा में बजट पेश हुआ। एक सरसरी दृष्टि से इसका नक्शा इस प्रकार है। गिलट, तामचीनी और प्लास्टिक के आयात निर्यात पर 420% भारी छूट दी गई। तिलहन, अलसी के तेल और मूंगफली के तेल पर फिर चूं खेड़ 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 फिर चपत। चड्ढा जी झुंझलाकर बोले, मार डाला इसने, यही तो सुनने आए थे। रेडियो एकाएक ठीक होकर चलने लगा। साड़ियों और मेकअप आदि श्रृंगार प्रसाधनों पर फिर भड़ भड़ भड़, सू सू, खिर खिर। भगवान दास बोले, चलो यार चड्ढा जी, मज़ा किरकिरा हो गया।
चड्ढा जी बोले, हाँ यार, इससे अच्छा था कि हम लोग त्रिपाठी जी के यहाँ ही चले चलते। हमने तो समझा था कि मुंशी जी का रेडियो अच्छा होगा, वैसे देखने में तो अच्छा ही है, मगर। लज्जा के मारे मुंशी जी ताव खा गए। बोले, मगर बगर कुछ नहीं चड्ढा जी, मौके की बात है कि यह फेल हो गया इस समय। मगर आप यह मत भूलिए कि ये शैलमर है, शैलमर 31 मॉडल, मेड इन जर्मनी। एक अमरीकी क्यूरियो डीलर मुझे 1200 रुपये दे रहा था कि बेच दो, इसे म्यूजियम में रखूंगा। लॉर्ड लिनलिथगो का हिस्टोरिकल रेडियो है जनाब। हाँ, चीज़ तो अब अजायब घर के लायक ही हो गई। किसी कबाड़ी से खरीदा होगा आपने। चड्ढा जी की बात को सुनकर मुंशी जी खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोचने के मूड में आ गए। क्रोध में और कोई बात न सूझी तो एकाएक तड़प कर बोले, चड्ढा जी, आपने मेरा नहीं बल्कि कहना चाहिए कि शहर की एक नामी दुकान स्पेस रेडियोस का अपमान किया है। मैं उसके मालिक से ज़रूर कहूँगा जाकर। स्पेस रेडियो? अजी, जानू हूँ, अपने गुलफाम सिंह की दुकान है जी। कबाड़ी तो है ही ससुरा। लाला भगवान दास के द्वारा इस तरह दुकान और दुकानदार का भरम खुल जाने से मुंशी जी कट तो अवश्य गए, पर अपने मन का कसाव न छोड़ अकड़ कर बोले, जी हाँ, गुलफाम सिंह का स्पेस रेडियो, वह काना ज़रूर है पर कबाड़ी कतई नहीं है। अजी, वो कबाड़ी, उसका बाप, उसका दादा कबाड़ी, 3 पीढ़ी से तो मैं ही जानूं। हो सकता है कि आपकी ये बात भी सच हो, मगर मैं पूछता हूँ आपसे वास्ता, मैं तो आपसे यह कहने नहीं गया था कि लाला भगवान दास आइए और मुझ मुफलिस के रेडियो का मखौल उड़ाइए। आप तो बुरा मान गए मुंशी जी, मैंने आपको तो कुछ कहा नहीं है। इस कबाड़ खाने के माल को कहा है जिसे आप रेडियो बतलाते हैं। आप मेरा मजाक उड़ाएं या मेरे रेडियो का, बात एक ही है। अजी, हम क्या उड़ाएंगे, आपका मजाक तो मेहतरानियाँ उड़ाती हैं, जिनकी घूस की कमाई से आपने यह बम पुलिस जैसा रेडियो खरीदा है। चल भाई चड्ढा, त्रिपाठी जी का रेडियो सुन लें, अभी तो अंग्रेजी में बजट आएगा। दोनों के पीठ फेरते ही मुंशी जी बड़बड़ाए, बड़े धन्ना सेठ बनते हैं, हिंदी तो ठीक से आती नहीं, अंग्रेजी सुनेंगे साले। कहते हैं मेहतरानियों से घूस बटोर कर खरीदा है। अरे तुमसे तब भी लाख दर्जे अच्छा हूँ मैं, तुम तो हजारों का ब्लैक करके भी रेडियो नहीं खरीद सके। कंजूस मक्खी चूस कहीं के, गरीब के रेडियो का मजाक उड़ाते हैं, कैपिटलिस्ट ससुरे। मुंशियाइन ने आग में घी डाल दिया। बोली, बेकार में गुस्सा हो रहे हो। अरे नकटे को तो नकटा ही कहा जाएगा, तुम रेडियो ही ऐसा लाए कि जग हंसाई हो। ये जग हंसाई की शक्ल है मेरी रेडियो की। एक दिन वह भी था जब शैलमर को लाट लाटनी और लाट बच्चे बजाते थे। मेरे दादे परदादे नवाबी में चकलेदार थे, और आज ये नौबत आ गई कि गरीबी में मेरी घरवाली ही मेरे शैलमर 31 को नकटा बताती है। हाय, इस शानदार चीज की आज यह दुर्गत हो गई, डूब मरने को जी चाहता है। कहते कहते मुंशी जी की आंखों में आंसू आ गए। तुम तो बेकार ही दुखी होते हो जी, मैंने तुम्हें तो कुछ भी नहीं कहा। अब छोड़ो ये सब चिंता फिकर, मरा काना निगोड़ा, ये कूड़ा सौंप कर 225 रुपये हमसे झपट लिए नासपीटे ने। आग लग जाए उसकी दुकान में, हाँ नहीं तो। पत्नी के इन कोसों से मुंशी जी को कुछ तसल्ली हुई। बोले, बस मैंने तय कर लिया, इस शैलमर को उस काने से नहीं बनवाऊंगा। मेरे यहाँ मैकू मेहतर का लड़का बुलाकी रेडियो मैकेनिक है। पत्नी तड़प कर बोली, हाँ, मरी टोकरी की गंधी बाकी बच गई है इस नासपीटे रेडियो में उड़लवाने से। छे, घिनौनी कमाई के पैसों से रेडियो खरीदा तो ये फल मिला, और अब उसमें घिनौने हाथ भी लगवाओगे मेरे।
मैं नहीं घुसने दूंगी घर में, उसे बता देती हूँ। अब यह तो तुम्हारी ज्यादती है भाई। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष तो उन बेचारों को हरिजन बना गए और तुम अब भी ऐसे विचार रखती हो। राम राम। मुंशी जी का मन सचमुच ही बड़ा खिन्न हो गया था। खींचकर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मुफ्त में रेडियो बन जाता। बुलकिया अपने बाप को पेंशन दिलाने के लिए मुझसे एक दिन खुशामद करने भी आया था। हंसी खुशी से बना देता और क्या नाम है, मजबूत भी बनाता। मगर इन्हें तो छूत अछूत सूझ रहा है। जब इस जमाने में भी हमारी महिलाओं का यह हाल हो, डेमोक्रेसी ससुरी की ऐसी तैसी भला क्यों ना हो। पत्नी दबकर नरमाई से बोली, देखो, बुरा न मानो, हकीकत समझो। इस मुर्दे में धनंतर वैद भी अब जान नहीं डाल सकते। बरस 2 बरस में रुपए जोड़ के नया ट्रांजिस्टर खरीद लेना। काने कबाड़ी के इस कचरे को अब तुम घूरे पर ही फेंको। इसमें दम नहीं रहा। ठग ले गया मरा, तन में कीड़े पड़े उसके। मुंशी जी की पत्नी को भी रेडियो सुख से वंचित होने का अपार कष्ट था। मुंशी जी अपनी पत्नी की हर बात से सहमत थे। बस उन्हें यही बुरा लगा कि उनके शैलमर 31 मॉडल को उन्होंने केवल काने कबाड़ी से ही जोड़ा। लॉर्ड लिलिथगो के साथ उसके ऐतिहासिक नाते को वे भूल गई। फिर भी वे कुछ बोले नहीं। अपने शैलमर उर्फ सलवार की लाश को एकटक देखते हुए बड़ी देर तक हुड़कते रहे। हाय, अभी थोड़ी देर पहले तक कैसा बोल रहा था। दूसरे बड़े दिन सवेरे बालदे जाने के लिए घर से चले तो गली में देवी मास्टर के भाई ने बड़ा भोला सा मुंह बनाकर कहा, हमने सुना है कि आपका रेडियो फिर खराब हो गया है मुंशी जी। मुंशी जी उदास हो गए। ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ भाई, वो साला बड़ा ही बेईमान है मुंशी जी। उसके डार्लिंग, लाल दुपट्टा, शलवार, तीनों रेडियो बिल्कुल कंडम है, कंडम। जिसने लिए वही पछताया। आप भी कहाँ जाके फंस गए। सचमुच बड़ा अफसोस हुआ मुंशी जी। उसकी दुकान में तो केवल बेवकूफ ही फंसते हैं। मैं बेवकूफ़ी में नहीं फंसा लल्लू। मैंने तो सिर्फ इसलिए खरीदा था कि लॉर्ड लिलिथगो का रेडियो है। जी हाँ, है तो लिलिथगो का ही रेडियो, पर आपको यह नहीं बतलाया उस काने ने कि यह उनके मवेशी खाने में सांडों के सुनने के लिए इस्तेमाल होता था। यह तभी इतना रद्दी था कि लिलिथगो के एक सांड ने क्रोध में आके अपने सींग से इसे उछाल फेंका था। देखो लल्लू, मैं गरीब आदमी हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर सच्ची बात का मजाक मैं भी नहीं सह पाता। कहकर वे तेजी से चल दिए। उन्हें अपनी गरीबी और अपने रेडियो की मौत पर तमाम दिन रह रहकर मलाल होता रहा। उस दिन से मोहल्ले में नया मजाक शुरू हो गया। लिलिथगो के मवेशी खाने और सांड के रेडियो पटक देने की बात हंसते हंसाते घर घर में फैल गई। घूमते फिरते यह बात मुंशियाइन के कानों तो पहुंच गई। वे तब उठी, कोसा काटी करने लगी। मुंशी जी भी आते जाते अपने रेडियो की मातम कुर्सी के मजाक सुन सुनकर घुट गए थे। रह रहकर उनका जोम उभरने लगा कि इसे बुला के इसे ठीक करा ही लिया जाए। पत्नी भी अब नीम राजी हो गई थी। रेडियो बुलाकी के यहाँ मरम्मत के लिए पहुंचा दिया गया। जब ठीक होकर आया तो विविध भारती तक सुनाने लगा। मुंशी जी अब फिर अकड़ अकड़ कर अपनी पुरानी थीसिस दोहराने लगे कि यह लाट लाटनी का रेडियो है, उनके मवेशी खाने का नहीं है। मगर हफ्ते भर में फिर घर घर और चपतबाजी शुरू हो गई। 12वें दिन इंदिरा गांधी की स्पीच सुनाते सुनाते शैलमर उर्फ शलवार 31 मॉडल का हार्ट फेल हो गया। प्रधानमंत्री की स्पीच में विघ्न पड़ने से मुंशी जी विचलित हो उठे। लपक कर चपत मारी
1 2 3 4 हाथ दुखने लगा, मगर मुर्दा रेडियो ना बोला। पति ने हंसकर कहा, भाई कुछ भी कह लो, अब तो हम भी मानती हैं कि यह लाट ललित गौ के मवेशी खाने का रेडियो था। क्रोध की लपट मुंशी जी के मन से उठकर उनकी मुट्ठी में आ गई। रेडियो पर जोर से एक घूंसा मारकर बोले, बोल साले बोल। वे घूंसे पर घूंसा मारने लगे। पत्नी हाथ पकड़ने के लिए लपकी तो उन्होंने ताब में आकर रेडियो को दोनों हाथों से उठा लिया और जोर से मेज पर पटक कर बोले, बोल हरामजादे बोल, साले बोल। मगर इस बार रेडियो के इंजर पिंजर ही बोल गए। ललित गौ के सांड ने रेडियो को दूसरी बार पटक कर तोड़ डाला था। माया मोह। समाज, सभा, संघ, समिति, मंडल आदि शब्द यूं तो सैकड़ों सदियों से हमारी भाषा में चले आ रहे, पर जैसे आज के ज़माने में चले वैसे तो अच्छी से अच्छी फर्म के जूते भी कभी नहीं चले। जहाँ पॉलिटिकल या कल्चरल रंग के चार यार जुटे नहीं कि यूनियन, संघ, मंडल या समाज बनते देर नहीं लगती। शास्त्रों की बात सच साबित हुई। कलयुग में संघ ही शक्ति है। यह सिद्धांत कवि और रवि के द्वारा कभी न रौंदी जाने वाली गलियों में भी अब अपना जलवा दिखाने लगा है। पन्नों की अम्मा के घर चार बड़ी बूढ़ियां बैठकर जब रस बतियाव से लेकर भजन कीर्तन तक करने लगी तो बाबू मिट्ठन डाल ठेकेदार की धर्मपत्नी श्रीमती श्यामकली देव ने उसका नाम भक्तिन समाज रख दिया। इस भक्तिन समाज में हर औरत वाकई उम्र में बूढ़ी ही हो सो बात नहीं। खुद श्रीमती श्यामकली देवी ने अभी अधिक से अधिक 38-39 की ढैया छुई होंगी। कित्तों की विधवा बुआ तो अभी पूरे 30 की भी नहीं हुई है। उम्र की कोई कैद नहीं, केवल सबका यही मान लेना ही जरूरी है कि माया मोह जंजाल है और मुक्ति भगवान के चरणों में मिलती है। जाड़ों में इस भक्तिन समाज के अधिवेशन पन्नों की अम्मा के घर की छत पर हुआ करते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है। 1-1:30 बजते न बजते भक्तिन समाज जुड़ गया। पिछले दिन श्रीमती श्यामकली देवी के बेटे का तिलक चढ़ा था। उसी के चर्चे होने लगे। बड़ा सामान आया है। 101 गिन्नियाँ, हीरे की अंगूठी, सोने के बटन, सोने की घड़ी, रेडियो, फर्नीचर, मिठाई, इतर फुलेल, न जाने कितना कुछ आया है। लड़की अपने माँ बाप की इकलौती है, मगर कानी है। रुपए के लोभ मोह में श्यामकली ने अपने लड़के के गले में ढोल मढ़ दिया है। बातें तानाकशी की बारीकियों पर पहुंचने ही लगी थी कि श्यामकली देवी भी आ पहुंची। उन्हें देखकर झम्मो की महतारी बोली, अरे रानी आओ आओ, कल तो तुम्हारे यहाँ बड़ा भारी टीका आया है, बड़ी धूम है चारों ओर। चदरिया उतार कर चटाई पर बैठते हुए श्यामकली देवी नाक पर बल डालकर बोली, हमें तो सच्ची मानना झम्मो की महतारी, गुरुजी की कृपा से इतना सा भी माया मोह नहीं रह गया है। मैं तो कहूँ हूँ, जिसने लड़की दी उसने सब कुछ दिया। सो तो ठीक है, पर बुरा न मानना श्यामो, मैंने सुना है कि लड़की कानी है। पन्नों की अम्मा ने देर से दबा ढका एटम बम आखिर फोड़ ही डाला। भक्तिन समाज की सदस्याएं यह सुनकर श्यामकली देवी की नजरें बचाकर आपस में नैन चमकौल करने लगी। श्रीमती श्यामकली के ठसकदार चेहरे की जोत एक बार भकभकाई, फिर मन की बत्ती साध कर ठंडे मीठे स्वर में समझाकर बोली, कानी नहीं है भाभी, शीतला में एक आंख चली गई थी उसकी।
सो उसके बाप ने 5,000 खर्चा करके बिजली की आंख लगवा दी है। कहे हैं कमल ऐसी आंखें हो गई है मेरी बहू की, असली आंखों से ज्यादा रोशनी होवे है उनमें। हाँ हाँ, आंख न हुई गैस बिजली का हंडा हो गई निगोड़ी। काहे मेरा मुंह खुलवाती हो बरत के दिन, झम्मू की मेहतारी तीखी पड़ी। आगे कहा, मेरा झम्मू कल बता रहा था पन्नू की अम्मा, पत्थर की आंख होती है, सो इसकी बहू को भी लगी है, पर उससे क्या, कानी तो कानी ही कहलाएगी। अरे उसकी एक आंख में भगवान की दी हुई रोशनी है और दूसरी में बाप के लाखों की माया चमकती है। भाभी उसी माया में तो लुभाई हैं, कित्तों की बुआ ने कहा। मैं काहे रीझूंगी किसी के लाख करोड़ पे, मेरा तो चित्त ही हट गया है माँ मुँह से। अरे आज रामदेव महाराज नहीं आई, मैं काहे रीझूंगी किसी के लाख करोड़ पे, मेरा तो चित्त ही हट गया है माया मोह से। अरे आज रामदेव महाराज नहीं आई, श्यामकली देवी ने यह कह चट से बात का रुख मोड़ा। उसकी सास बेचारी बहुत ही बीमार है आजकल, अब तभी लगी है उसकी, महाराजिन बेचारी बड़ी रोए है। पन्नू की अम्मा से महाराजिन की सास के मरण शैया पर होने का समाचार सुनकर श्यामकली को महाराजिन के भाग्य पर ईर्ष्या है। एक उनकी सास है कि मरती ही नहीं है। महाराजिन के बौड़मपन का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे सास के मरने का क्या मोह, राम राम, इतनी इतनी कथा भागवत सुन के भी महाराजिन को ज्ञान नहीं उपजा मरा। सच्ची पूछो तो उनकी सास बिचारी बड़ी पुण्यात्मा है कि इतनी जल्दी से मुकुट हुई जाती हैं। और एक हमारी सास है निगोड़ी, कौवे के पर खा के आई हैं, ना मरे ना मंझा छोड़े। अपनी सास से श्यामकली देवी खार खाती है। पति अपनी माँ को बहुत मानते हैं, इसलिए बहू को उनसे दबना पड़ता है। सास के रहते उनका मान सम्मान उसी तरह घट जाता है जैसे मंत्री के आगे डिप्टी मंत्री का, इसी से उन्हें जलन है। पन्नू की अम्मा बोली, अरे क्यों कोसती हो अपनी सास को, सीधी गाय है बेचारी। गाय नहीं वो है, हाँ नहीं तो। अरे मुख में राम बगल में छुरी निगोड़ी। भला बताओ, घर में इतना धन आया, करोड़पति की इकलौती बिटिया है, सो कहती हैं कि कानी है कानी है। अरे हम पूछत हैं कि रूप का क्या देखना, रूप तो माया मोह है, और धन भी तो माया मोह है, झम्मू की मेहतारी ने माला सटकाते हुए कहा। अपने जले पर नमक पड़ते ही श्रीमती श्यामकली देवी तिलमिला उठी। गरज कर कहा, झम्मू की मेहतारी, अपना बदन देख के दूसरों को उघाड़ा कहियो, समझी। सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 7200 छेद। मैं तो आप ही माया मोह से दूर हूँ। हाँ, बाल बच्चन का भला बुरा देखना ही पड़ता है, उन्हें अभी थोड़े ज्ञान उपजा है जो मेरी जैसी अटल भक्ति पा सकें। और फिर गीता जी में लिखा भी है। कौन सी गीता में लिखा है री, जरा मुझे भी तो बतला। झम्मू की मेहतारी भी तीखी पड़ी। पन्नू की अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक ही तो कहा था बेचारी, गीता में लिखा है कि कर्म करो फल ना देखो, सो इन्होंने फल में तो पराए घर की लक्ष्मी ताकी और कर्म की कानी अपने बेटे के सिर मर दी। औरतें हंस पड़ी। श्यामकली देवी का मुंह फूल गया। बोली, लड़का मेरा है, मैं चाहे जो करूं। अरे कौन किसका लड़का और कौन किसकी लड़की, सब माया मोह है बहना, कित्तों की बुआ ने कहते हुए टांगे पसार दी। हाँ हाँ, तू तो राण बेवा, तू तो ऐसा कहेगी ही।
अभी तेरे आगे बाल बच्चे होते तो देखती मैं भी। सुनकर पिता की बुआ तेज पड़ी, कहा, मैं तुम्हारी तरियों झूठा ज्ञान नहीं बघाड़ती श्यामा भाभी। मेरी भक्ति भगवान के चरणों में एकदम अटल है। पन्नू की अम्मा ने देखा कि अब श्यामकली देवी का पटाखा जोर से फूटेगा, तो पहली ठंडी ठंडी बोल पड़ी, अरे काहे का झगड़ा और कैसी बात, दिन में 2 घड़ी भजन सत्संग हुए हैं, उसमें ही लड़ाई झगड़ा मरा। राम राम। झम्मू की महतारी ने तुरंत समर्थन किया, ठीक कहती हो पन्नू की अम्मा, और देखो ये लड़ाई की जड़ कित्तों की बुआ और सामकली ही हैंगी। छोटी उम्र की लड़कियन बहुअन का माया मोह कहीं छूट सकता है भला, जो ज्ञान चर्चा में जी लगाएं। श्रीमती श्यामकली देवी को छोटी उम्र की लड़की बहू कहना उनके कलेजे में मुक्का मारने के समान था। भावी सास बनकर वे पुरखिन मानी जाने के लिए अब मन ही मन तड़प रही हैं। इसलिए झम्मू की महतारी के यह कहती सबको कोसती काटती वे भड़क कर उठने लगी। पन्नू की अम्मा ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया, कहा, आप उसकी बातों का बुरा ना मानो श्यामो, देखो बहना, घट घट में वही राम रमैया रमता है। हाँ बहू, मोम की दृष्टि हटा के उसे देख बेटा। झम्मू की महतारी ने भगवान बुद्ध की तरह सुमिरनली वाला हाथ ऊंचा उठाकर कहा, अरे मैंने तो मोह का पर्दा आप ही अपनी दृष्टि से उठा दिया हैगा। श्यामकली बैठकर बोली। कित्तों की बुआ ने मीठी मार मारी, बोली, इसकी तो मैं भी गवाही दूंगी। भाभी बिचारी ने तो मुंह का पर्दा हटा करके घट घट व्यापी राम को अपनी कानी बहू में भी देख लिया है। कित्तों की बुआ के रिमार्क पर दोनों बूढ़ियां हंस पड़ी। श्यामकली देवी ने भाप लिया कि इस समय वे पार नहीं पा सकेंगे। चट से भोली बनकर बोली, तुम तो हंसी में कहो हो, पर मैंने बहना सच्ची मांगना राम ही देखे उसमें, पैसा नहीं देखा उसका। पैसे टके का मोह तो मेरी सास को ही है। बुढ़ापे में भी ज्ञान नहीं उपजा मरा। अच्छा आओ चाची, थोड़ी कीर्तन कर लें, मन जरा शुद्ध हो। मन शुद्ध करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। एक घेरे में बैठकर आंखें मींचकर तालियां बजाते हुए चारों पुरखिनों ने कीर्तन शुरू किया। सीताराम राधे श्याम करते तालियों और स्वरों की होड़ लग गई। ऐसा लगा कि अपनी तालियों की आवाज के बांसों पर तीलियां लगाकर यह भक्तिन समाज सीधा बैकुंठ में ही जाएगा। परंतु इसी बीच झम्मू की महतारी की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि छत के मुंडेर पर एक चील अपनी चोंच में एक चमकता पत्थर दबाए बैठी है। फौरन उनका ध्यान गया कि हो न हो ये पारस पत्थर का टुकड़ा है। उन्होंने सदा से सुन रखा था कि चील अपने बच्चों की आंखें खोलने के लिए पारस पत्थर लाती है और फिर पहाड़ पर रखाती है। झम्मू की महतारी का कलीजा उछलने लगा कि जो ये पारस पत्थर मिल जाए तो सोने का ढेर लग जाए। स्वर्ण मोह में बंधी झम्मू की महतारी के सीताराम राधे श्याम के क्लाइमैक्स में पन्नू की अम्मा ने जोड़ा, जल्दी से पराठे का टुकड़ा लाओ, ए देखो चील की चोंच में पारस पत्थर चमक रहा हैगा। पारस पत्थर का नाम सुनते ही सबके ध्यान से भगवान निकल गए और सोना चमक उठा। पन्नू की अम्मा पराठा लाने झपकी। श्रीमती श्यामकली देवी के नेतृत्व में भक्तिन समाज सीताराम राधे श्याम को भूल चील चिल्हौर अंडे बच्चे वाली आओ आओ की गुहार लगाने लगा। बड़े पराठे के टुकड़े उछाले, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की, आसमान पर बड़ी चीलें मंडराई, पर पारस पत्थर चील की चोंच से छत पर न टपकना था सो न टपका। निराश भक्तिन समाज की अनिर्वाचित अध्यक्ष झम्मू की महतारी ने निसास ढालकर कहा, राम के भजन में ये कहाँ का माया मुँह घुसाया नास पीटा, राम राम। पर पारस हाथ आकर भी चला गया।
हाय राम, यह सब माया मोह और वैराग्य का भाव भक्तिन समाज में रोज ही उठता गिरता रहता है। महिला उर्फ मिजाजे माशूक। कोई दूर भी नहीं, बस कानपुर तक ही जाना था, पर यात्रा के बांधन बांधते बांधते ही हमारा मन जलेबी बन गया। चक्कर उतने ही, मगर चाशनी नदारद। रोडवेज की बस से जा तो सकते थे, मगर उसका टिकट खरीदने के लिए जिस लंबे क्यू से गुजरना पड़ता है वह बड़ा दुखदाई है। बांके तिरछे लोग धौंस सहित आगे धंसकर पीछे वालों को पिछाड़ते ही चले जाते हैं। क्यू में ऐसी कौवा-रोर मचती है कि सुनते सुनते कान पक जाते हैं। पहले हमें डायलॉग लिखने के लिए मसाला मिलता था, अब उसके स्टॉक चूंकि हमारी नोटबुकों और दिमागी गोदामों में भरे पड़े हैं, इसलिए मसाला बेभाव हो गया है। खड़े खड़े और पिछड़ते पिछड़ते बोरियत का मुजस्सिमा बनना अब हमारी सेहत को नहीं सुहाता। इसलिए सबसे सस्ते यात्रा साधन को हमें अनिच्छा पूर्वक अस्वीकार करना पड़ा। दूसरा उपाय यह था कि टैक्सी से जाएं, मगर जब से टैक्सियों के भाव चढ़ गए हैं, तब से 6 सवारियों की अपनी मांग पूरी करने के लिए टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ बैठी सवारियों को भी घंटों तपस्या करनी पड़ती है। सोचा कि ट्रेन से ही जाएं, लेकिन सेकंड क्लास यानी पुराने 3rd क्लास में जब हमारे बाप दादा ही नहीं गए, तो फिर हम ही उस घुट्टी में पड़ी परंपरा क्यों तोड़ें? परंपराएं सही हों या गलत, बड़ी मुश्किल से जुड़ती और खत्म होती हैं। खैर, यह बात तो अपनी जगह पर थी ही। अलावा इसके फिर वही पुराना मसला दरपेश था कि दूसरे दर्जे की टिकट खिड़की के क्यू में खड़े होना हमारे बस की बात न थी। यह जानते थे कि अब 1st क्लास के किराए बहुत बढ़ गए हैं। हमने अपनी सतयुगी सनक में यह नहीं सोचा था कि लखनऊ से कानपुर का किराया अब 10 रुपए से 23 रुपए हो गया होगा। भगवती बाबू की कहानी के एक पात्र नेता गणेशी लाल के अनुसार उनकी सरकार ने यह महंगाई इसलिए बढ़ा दी है कि लोग फिजूल खर्ची से बाज आएं। बहरहाल हम बाज तो ना आए, पर जेब पाश पाश हो गई। बम्बई जाने वाली बोगी के एक कंपार्टमेंट में हम जा बैठे। थोड़ी देर में एक अन्य सज्जन आए। लगता था कि रिटायर होने से पहले या तो अफसर रहे होंगे या फिर कोई पुराने ज़माने के अंग्रेजी फैशन परस्त ज़मींदार होंगे, जिन्हें अब तुली बोटियाँ और नपा शोरबा ही नसीब होता होगा। नए समय की महंगाई ने उनके रोब की रस्सी को जला दी थी, मगर ऐंठन नहीं गई थी। उनका साथ सामान देखकर लगा कि शायद बम्बई जा रहे हैं। 10-5 मिनट बाद एक देवी जी आ पधारी। उन्हें देखकर लगा कि चेहरे पर असली घी की चिकनाई ही कुछ और होती है। खंडहर हुई जवानी के बावजूद बूढ़ी इमारत अजीम उशान लगती थी। चेहरा मोहरा, पोशाक, हीरे की तरकियां, मोतियों की माला, सब कुछ यह बता रहा था कि यह महंगाई का प्रखर सूर्य इनके काले चश्मे को भेद कर इन्हें चौंधियाने में अब तक लगभग असमर्थ ही रहा होगा। माल असबाब का छोटा छोटा हिमालय तो साथ था ही। एक अदद बॉब कट भूतपूर्व सिन्ने हीरोइन सी लगने वाली अधेड़ नौकरानी भी थी। हम तो खिड़की के किनारे बैठे थे। 2-1 बार उचटती कनखियों से उन्हें देखा और दूसरी पटरी पर खड़ी मालगाड़ी के सामने वाले उस खुले डिब्बे को देखने लगे जिसमें 2 भैंसें खड़ी पगुरा रही थीं। यद्यपि यही सही था कि उन कृष्णवर्णा पशु महिषियों के दर्शन करने के बजाय इन गौरवर्णा मानव महिषी का मुखड़ा निहारना अधिक सुखकर लगता, मगर उनकी रंगीन चश्मा चढ़ी आंखों में हमें चूंकि नुकीले सींग नजर आ रहे थे, लिहाजा उधर से कन्नी काट लेना ही उचित लगा। अच्छा ही हुआ,
शायद इसी कारण से वह नयन श्रृंग सामने वाले सज्जन को ही चुभे। तीखा बारीक स्वर मराठी बोलने लगा, शेवंती असबाब इकट्ठ देव, हमाल इधरिच रखो। हमने देखा नहीं, पर कुली शायद उधर ही बढ़ा होगा। तब तक सज्जन का स्वर सुनाई पड़ा, यह लोअर बर्थ मेरे लिए रिजर्व्ड है। पर मेरी वास्ते भी लोअर रिजर्व्ड है, मराठी मार्का हिंदी में उत्तर आया। ठीक है, तो सामने वाली ऑक्यूपाई कर लीजिए। शुद्ध घी चाप महशी का तीखा झुंझलाया स्वर सुना, इधर सामान लगाओ हमाल। इधर के लोगों में मैनर्स मुलीच नहीं। महशी हमारी सीट की तरफ बढ़ी। उनके नयन सींग चुभने से पहले ही हम चटपट उठ खड़े हुए और अपनी पक्की मराठी को लखनऊ तकल्लुफ में पाक कर पेश किया। उनके नयन सींग चुभने से पहले ही हम चटपट उठ खड़े हुए और अपनी पक्की मराठी को लखनवी तकल्लुफ में पाक कर पेश किया। आपण इकडे बसा, मी तिकडच्या सीटवर जाऊन बसतो। महिषी को आंखों में सींगों की जगह टॉफी जैसी मिठास झलकी। मैं साहब की सीट पर एक ओर बैठ गया। देवी जी की नौकरानी ने उनका बिस्तर बाकायदे बिछा दिया। हालांकि रात होने में अभी पूरे 12 घंटे बाकी थे। देवी जी पालथी मारकर संतोषी माता की मूर्ति बनकर बैठ गई। तभी कंडक्टर आया, टिकट देखे। नौकरानी का टिकट सेकंड क्लास का था। कंडक्टर ने आपत्ति की, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। देवी जी भड़क उठी, हु विल लुक आफ्टर मी? मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मुझे हर समय एक अटेंडेंट अपने साथ चाहिए। पुराने फर्स्ट सेकंड क्लासेस के साथ सर्वेंट्स कंपार्टमेंट्स बनाए जाते थे, अब वह सुविधा भी छिन गई है। आखिर हम क्या करें? मैं उसके लिए कोई बर्थ तो मांगती नहीं, यहीं फर्श पर मेरे पास रहेगी। नए ज़माने में जातिवाद का कायल नहीं होना चाहिए, मगर कंडक्टर के गुण लक्षण मुझे वैश्यों जैसे ही लगे। आदि में विनीत, अंत में विनीत, मगर कार्यकाल में निष्ठुर। बड़े शांत भाव से सुना और बड़े विनम्र भाव से बड़ी शुद्ध हिंदी में उत्तर दिया, माता जी, हम तो जनता के अकिंचक सेवक हैं। जो विधि विधान नियमादि हमारे विधायकों और शासकों ने निर्मित किए हैं, उनका हम पालन करते हैं। मुझे आपके रक्तचाप के समाचार से चिंता हो गई है। आप माता, मैं पुत्र, पूरी सेवा करूंगा, परंतु इस परिचारिका को यदि आप यहीं रखना चाहती हैं तो आपको पूरा मूल्य चुकाना ही होगा। माता जी बहुत लाल पीली हुई। संस्कृत में राजा कालस्य कारणम और फिर अंग्रेजी में ब्रिटिश युगीन महात्मन बखाना, मगर कंडक्टर के बारे में मेरी धारणा ही अधिक पुष्ट हुई और कोई फल न निकला। माता जी करके मेरे शेर ने उनसे नौकरानी के टिकट का मूल्य धरवा ही लिया। सुनिए जी माता जी, इसमें उधर वाली सीट के ऊपर बाजू का बर्थ दूसरे का वास्ते देना। हमेरा ऊपर वाला पर हमेरा मेड सर्वेंट सोएगा। जी माता जी, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। आप अपने रक्तचाप को उत्तेजित न करें, मुझे उसकी बड़ी चिंता है। लेकिन ऐसा लगता है कि स्वयं विधान ने ही उन महिमामयी के भाग्य में रक्तचाप उत्तेजन की कठिन तपस्या लिख दी थी। अभी एक अंगार भड़क भड़क कर राख हुआ भी न था कि दूसरा खुद उन्हीं की आबैल मुझे मार वाली आदत ने भड़का दिया। मैं अपना कानपुरी टिकट दिखलाकर समाचार पत्र पढ़ने में रम गया था। कंडक्टर भी चला गया था। तभी एकाएक महिमामयी का पैनी कटार जैसा स्वर कानों से टकराया, हमेरे को पैसा देना पड़ा, इस वास्ते आपको बड़ा खुशी हुआ क्यों ना? हमने चौंक कर अखबार हटाया। देवी जी दूसरे सज्जन की ओर आग्नेय दृष्टि से देख रही थी। सज्जन का चेहरा तमतमाया।
कुछ कुछ घुड़क कर अंग्रेजी में पूछा, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, मुस्कुराए आप थे। यह बेचारे तो भद्र पुरुष की तरह पेपर पढ़ रहे थे। भूतपूर्व जमींदार या अफसरनुमा सज्जन का चेहरा लाल हो गया। उनका चेहरा बतला रहा था कि वे अपने आप पर संयम रखने के लिए कितना जूझ रहे हैं, और शायद इसी संयम साधन के कारण ही उन्होंने अंग्रेजी छोड़कर एकाएक हिंदी में कहा, आपकी जैसी ऊंचे दर्जे की महिला को इस तरह, डोंट यू डेयर टू इंसल्ट मी, जेंटलमैन ने मेरी ओर देखकर कहा। आप साक्षी हैं, मैं इन पर मानहानि का दावा ठोकूंगी। बिना बात के यह पुरुष मेरा अपमान करता है। अब पुरुष महोदय का भी क्रोध भड़का। हमसे बोले, देख रहे हैं ना आप, मैंने तो शराफत में महिला लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, मगर यह औरत किसी, देखिए देखिए फिर कह रहा है महिला, मेरा बार बार अपमान कर रहा है। लेकिन मैं अपमान कहाँ कर रहा हूँ? महिला क्या बुरा लफ्ज़ है? साहब गरमाए। महिला महंजे वासना प्रिय मदोन्मत्त स्त्री, डू आई लुक लाइक दैट? यह सुनकर हम तो धड़ाम से मन ही मन में गिर पड़े। हजारों बार भरी सभाओं में इस शब्द का प्रयोग किया होगा। यह मात्र संयोग ही था कि अभी तक हमें कोई ऐसी स्त्री नहीं मिली जो महिला शब्द का यह अर्थ बतलाती। देवी जी के बतलाए हुए अर्थ से महिला कॉलेज, महिला अस्पताल या महिला हॉस्टल किसी भी संस्था को भला किस अर्थ में लिया जाएगा? हमारी बुद्धि का तो चक्का ही जाम हो गया। हमने फिर भी साहस बटोर कर पूछा, देवी जी, आप विदुषी हैं, मैं अल्प बुद्धि हूँ। इस शब्द का ऐसा बुरा अर्थ मैंने आज ही सुना है। जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ, किस कोश में यह अर्थ लिखा है? वामन शिवराम आप्टे नाम सुना है कि नहीं? जी हाँ, यह तो बड़ा वरेण्य नाम है। तब इस असभ्य पुरुष से कहिए कि यह मुझसे क्षमा मांगे। अब तो पुरुष महोदय अपना आपा खोकर क्रोध में कांपते हुए खड़े हो गए। मैं इस पागल औरत के साथ सफर नहीं कर सकता। कंडक्टर, कंडक्टर, आप खुद पागल हैं, असभ्य हैं। मी ऐसा हलकट लॉक के साथ एकच कंपार्टमेंट में मुसाफरी नहीं करूंगी। कंडक्टर, ओ कंडक्टर। देवी जी की आवाज एकदम डबल तार सप्तक भंजक थी। आसपास के कंपार्टमेंटों से लोग बाग चौंक चौंक कर हमारे डिब्बे के सामने गलियारे में आ गए। कंडक्टर भी बगल में ब्रीफकेस दबाए अल्लादीन के चिराग वाले देव की तरह प्रकट हो गया। दोनों वयोवृद्धों ने प्राय एक साथ ही चिल्लाकर अपनी मांग पेश की। कंडक्टर ने अपने मुख पर ऋषि छाप गंभीरता लाद कर कहा, माताजी, पिताजी, आप दोनों ही महान महान व्यक्तियों के समक्ष प्राय सभी प्रतिष्ठित यात्री उपस्थित हैं। स्वयं ही किसी से अपना स्थान परिवर्तन करने की सहमति ले लें। पुरुष महोदय दरवाजे पर आकर गलियारे में खड़े लोगों को बतलाने लगे। यह अपनी मेड सर्वेंट को भी फर्स्ट क्लास में रखना चाहती थी। कंडक्टर ने टिकट के लिए इसरार किया जो उन्हें देना पड़ा। बस मुझ पर उबल पड़ी कि आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको खुशी हुई है। भला यह भी कोई बात है? देवी जी भी आगे बढ़ाई, अंग्रेजी में बोली, जेंटलमैन, इस आदमी ने मेरा अपमान किया है, मुझे बड़े अश्लील शब्द से संबोधित किया है। साहबान, मैंने इन्हें महिला कहा। आमतौर से हम लोग सब शरीफ औरतों को महिला ही कहते हैं। एंड शी सेज दैट इट इज अ वल्गर वर्ड। किसी मस्खरे युवक ने पीछे हंसकर कहा, देन कॉल हर महिषी, शी लुक्स लाइक अ परफेक्ट वाइट भैंस। यह रिमार्क फर्स्ट क्लास के यात्रियों के बीच में खासा झटकेदार था। किसी स्त्री के लिए चाहे वह साक्षात भैंसी क्यों न हो, ऐसा कहना उचित नहीं।
तिस पर सभ्यता की दृष्टि से कोड़ में खाज यूं हुई कि एक ठहाका भी सुनाई पड़ा। कंपार्टमेंट के सामने खड़े लोगों ने जबरदस्ती गंभीरता के मुखौटे हटाए, मगर मैं बारीकी से देख रहा था कि हर चेहरे पर दूज के चांद जैसी मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई थी। औरों की क्या कहें, स्वयं हमारा भी यही हाल था। दरअसल इस मुफ्त की झांव से हम बोर हो गए थे। इस संभ्रांत सी लगने वाली स्त्री ने जब स्वयं ही यह नाटक दिखलाया तो उसे दर्शकों की बोलियों ठोलियों का सामना भी करना पड़ेगा। मैं डरता था कि वह महिला, क्षमा कीजिए आदतवश कलम से निकल गया, कहीं और न भड़क उठे, परंतु हुआ यह कि यह व्यंग और ठहाका उनके रक्तचाप को एकदम उतार लाया। भुनभुनाती हुई वे अपनी सीट पर धमक कर मुंह फुलाए बैठ गई। हमने अब अवसर उचित देखा तो अपने साथ वाले सज्जन की बाह पर हाथ रखकर कहा, जो हुआ सो हुआ, अब शांत होकर तशरीफ रखिए भाई साहब। कंडक्टर महाशय ने भीतर समझौते की संभावना भांप कर बाहर खड़े लोगों से हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, कलयुग की कहता नहीं, किंतु हमारे गुरु महाराज का यह उपदेश है कि जब माताजी पिताजी वर्ग दांतों की भांति परस्पर किटकिटाने लगे तब बालकों को जिभ्या के समान दब कर रहना चाहिए। अरे कंडक्टर साहब, ये आपकी माताजी तो साक्षात दुर्गा जी की सवारी हैं, इन्हें किसी जू में रखवाइए। गलियारे की फप्तियों और हंसी सुनकर उन माताजी नुमा महिला का गोरा गोलगप्पे सा मुखड़ा कुछ और कस गया। गर्दन के झटके से तरकी के हीरे झुलझुला उठे। उन्होंने अपनी दासी को नाश्ता सजाने की आज्ञा दी। दूसरे सज्जन खिड़की के पास बैठ गए थे। उन्होंने झटके से मेरा अखबार उठा लिया और उसकी आड़ में अपने चेहरे को अदृश्य बना लिया। कंडक्टर थोड़ी देर तक तो कुछ कहूँ या ना कहूँ वाली मुद्रा में खड़ा खड़ा अपने हाथ मलता रहा। गाड़ी ने उसी समय सीटी दे दी और वह हाथ जोड़कर यह कहता हुआ चला गया कि माता जी, यदि किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता हो तो इस दास को यहाँ से लेकर झांसी तक आप निसंकोच बुलवा सकती हैं। ट्रेन चल पड़ी। कंपार्टमेंट में शांति थी। चूंकि हमारा अखबार भी इस समय छिन गया था, इसलिए खाली मन में कंडक्टर की तथाकथित माता जी का मुखड़ा बार बार झलकने लगा। हम सोचने लगे कि आखिर यह क्यों भड़क उठी थी। क्रोध में एक गुण होता है कि दूसरे पर गरमा कर अपने आप को उच्चासन पर प्रतिष्ठित करके हम अपने अहम भाव को तुष्ट कर लेते हैं। क्रोध भी दो प्रकार का होता है, एक दूध के उबाल की तरह होता है और एक तेज जलधारा में पड़ने वाली भंवरों जैसा, जो बात को एक आध बार ऊपर उछाल कर फिर गहरे घुन्नेपन में खींच ले जाती है। हमें लगा कि उनका क्रोध दूध के उबाल जैसा नहीं है। यह माना कि पृष्ठभूमि की हंसी से इनका क्रोध पटक गया था, परंतु इसका कारण कुछ और हो सकता है। यह देवी जी अपना क्रोध प्रकट करके अपनी महत्ता दिखलाना चाहती थी, लेकिन उस क्रोध पर किसी के मजाक करने पर वह महत्व चूंकि असली साबित न हो सका, इसलिए खिसिया कर पीछे अवश्य हट गया है, पर अब भी जहाँ का तहाँ ही बरकरार है। खैर जो हो, हमारे भीतर का जासूस शर्लक होम्स इसी मुद्दे पर विचार करता रहा कि आखिर इन बूढ़ी हसीना का गुस्सा भड़का किस बात पर था। मन में एक बात आई, हालांकि उससे हमारी उम्र और प्रतिष्ठा को कुछ कुछ झिझक लगती थी, लेकिन हम अपने अंदर दर अंदर उस किस्सागो का क्या करें जो लखनवी भी है। पुराने लोग कहा करते थे कि लखनऊ वालों में महज एक ही ऐब होता है, नज़र का ऐब। चूंकि अपने ऐब से दूसरों के ऐब पहचानने में सुविधा होती है, इसलिए हमारा किस्सागो हमारी सठियाती हुई उम्र को पाठा बना देता है। घर से एक दोस्त के बच्चों के लिए मिठाइयों का पैकेट लेकर चला था। झट से उसे खोला
और बड़े अंदाज से मुस्कुराकर देवी जी के सामने पेश करते हुए अपनी टूटी फूटी मराठी में कहा, यह लीजिए, लखनऊ की खास मिठाई है, दूधिया हलवा सोहन। नक्को नक्को, अरे लीजिए भी, सर्दी के ऋतु में ही बनती है ये मिठाई, आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। हमने उनके नाना करते भी 2 टुकड़े प्लेट में डाल दिए और ऐसा करते हुए उन्हीं के पास बैठ भी गए। उनके तप्त चेहरे पर मान पूरा होने की तरलता आई और भी मान का आग्रह हुआ। हमने खुशामदाना लहजे में कहा, आपके समान परम विदुषी से संयोग वशात ही भेंट हो गई। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे महिला शब्द का यह अर्थ आज पहली बार ही आपसे जानने को मिला है। आपका शब्द ज्ञान अगाध है। देवी जी के मुखमंडल पर संतोष की आभा झलक उठी। मिठाई चखने लगी। हमने फिर छेड़ा, किंतु सच बात है, भगवान ने नारी को साक्षात मदिरा ही बनाया है। जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवन एक बार। हमारा तीर निशाने पर लगा। होठों पर मुस्कुराहट की लकीर के साथ ही देवी जी की चश्मा चढ़ी चितवनों में चिकनाई चमकी। हमसे पूछा, कॉफी लेंगे? शिवंती, 1 कप इन्हें भी दे। धीरे धीरे क्रोध का रहस्य खुलता गया। देवी जी को अपने सुंदर होने का गरूर है। ब्रिटिश काल में बंबई का एक अंग्रेज गवर्नर उनकी सुंदरता का प्रशंसक था। पहले वह एक साधारण स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, पर लाठ कृपा से बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल होगी। अब एक चरित्रहीना ने किसी स्वराजी अफसर को अपने हुस्न के जादू में फंसाकर उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया है। भाग्य की मार इस रूप में भी पड़ी कि इनके घर में उनकी दोनों पुत्रवधुएं सुंदर आईं। उनके संबंध में उनकी ताने भरी बातों से हमने यह अनुमान भी लगाया कि वे शायद इनसे अधिक सुंदर हैं और शायद इसी कारण से देवी जी के विगत यौवन को हीन भाव से पीड़ित होना पड़ता है। उन्हें अपनी बहुओं, उनके दास, अपने पुत्रों और बूढ़े पति से शिकायतें ही शिकायतें हैं। हमने जब अपना लक्ष्य भेद करने के लिए उपयुक्त क्षण पा लिया, दबी जबान से कहा, यह व्यक्ति निस्संदेह बड़ा ही नीरस है। आपके समान सुंदर, श्रेष्ठ और परम विदुषी स्त्री के लिए उन्हें अपनी सीट खाली कर देनी चाहिए। मुझसे कहती तो सीट क्या, आपके लिए जान तक हाजिर कर देता। उस दादी ब्रांड की माशूक स्वभाव की आत्मछलना में नारी की आंखें छलकते जामों सी लहरा उठी। हमने उनके शाश्वत क्रोध का कारण जान लिया। यह विगत रूप गर्विता महिषी अपने इस अहम भाव के कारण ही सतत पीड़ित रहती होंगी। यही असंतोष इन्हें 8 पहर भड़काता रहता है। हमारा मन इतनी परत दर परतों से झांकता है। बहरहाल हमने उनसे अंत में यह कहलवा ही लिया कि महिला के माने शराबी औरत के अतिरिक्त केवल स्त्री भी होते हैं, और अंत में यह भी मनवा लिया कि आप माने या ना माने, मगर अपने बतलाए हुए अर्थ के अनुसार भी आप महिला ही हैं। वे आंखें नचाकर लजाकर बोली, इश। उन्नाव के आसपास देवी जी और दासी जी कंपार्टमेंट से जरा देर के लिए बाहर गईं। तब हमने साहब की ओर मिठाई का डिब्बा बढ़ाया। उन्होंने अखबार हटाया, हमारे मुस्कुराते मुख को देखकर मुस्कुराए, फिर दूधिया का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, आपने तो मराठी बोल बोल के खूब रिश्ता गांठ लिया जनाबे आला। हमने कहा, आपकी रौबीली मूछों पर रीझ कर वह अपने शिवलरी की मांग कर रही थी कौल साहब। उनके ब्रीफ केस पर सुंदर अक्षरों में उनका नाम पढ़ते हुए हमने कहा, अब भी बिगड़ी बना लीजिए, बम्बई तक सारा रास्ता बस गुटरगू करते ही बीतेगा आप दोनों का। और अगर खुदा के फजल से आपके सूटकेस में विस्की भी रखी हुई है
तो रात में आप उन्हें फिर महिला कह लीजिएगा। वह नाराज होने के बजाय आपको प्यार से देखेंगी। कौल साहब जोर से हंस पड़े और हमारी पीठ पर बांह रखकर कहा, मैं आपको पहचान रहा हूँ। रेडियो पर आवाज़ बहुत सुनी है। आपने बड़ी प्रैक्टिकल सलाह दी है। मैं उस वक्त समझ ना पाया। दरअसल जिंदगी ऐसी तनाव भरी हो गई है कि जिस दिल में हरियाली लहराया करती थी वहाँ अब रेगिस्तान बना है। खैर, अब आते ही सिचुएशन संभाल लूँगा। अब आगे की कथा फ़कत इतनी है कि कानपुर में हमें उन दोनों ने साथ साथ गुड बाय किया।